नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों अपने 2100 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और 2100 प्रश्नों में बहुत से प्रश्नों का सफर जो है ना अपन ने पहले तय कर दिया था। लगभग 1800 प्रश्नों के आसपास जो है ना अपन पहुंच चुके थे और उससे आगे का जो सफर है वो हम आज की कक्षा में तय करेंगे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सीरीज चल रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सेशन चल रहे हैं। बच्चे जो हैं, आप लोग जो हों और दूसरे जो भी बच्चे हैं वो जुड़ कर इसका वास्तविकता में लाभ उठा रहे हैं। ये मुझे भी बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इतने इतने बच्चे जुड़ करके इस चीज़ का वाकई में फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों 1800 प्रश्नों का सफर अपन ने तय कर दिया है लगभग, और बहुत जल्द अपन थोड़े से प्रश्न और मिला करके अपने 2100 का सफर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीटली हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कह रहा हूँ, आज ही कह रहा हूँ कि जिस दिन 2050 से लेकर के 2100 तक वाली जो क्लास होगी ना, उस दिन आपको मैक्सिमम बच्चों को लाइव आना है। मैं कभी भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करता हूं आपको कि लाइव आना है, शेयर करना, सब कभी भी नहीं किया। पहली बार आपको कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लास्ट क्लासेस में सबसे ज़्यादा बच्चे लाइव चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि मैं आपको उन लोगों से भी परिचय करवाना चाहता हूं जिन्होंने आपकी इतनी मदद की। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे पीछे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने किस तरीके से सेवा कार्य में आपके लिए आगे है, मैं उन लोगों से भी आपको मिलूंगा। बहुत ही शानदार तरीके से अपन एंडिंग करेंगे दोस्तों इस 2100 प्रश्नों की। तो ये समझ लीजिए त्योहार है, किसी को जब मंजिल मिलती है तो कितनी खुशी होती है। ये अपनी मंजिल थी जो इतने दिन से अपन सफर तय कर रहे थे और बहुत जल्दी अपने पास आ रही है। लेकिन जिस दिन 21वां प्रश्न होगा, जिस दिन ये वाला प्रश्न होगा ना दोस्तों, उस दिन तो त्योहार होना चाहिए हमारे लिए कि 2100 प्रश्नों का जो ये महासंग्राम, एक सपना लेकर के अपन चले थे, उस सपने को आज हम सब ने मिलकर के साकार कर दिया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी अपने लिए खुशखबरी होगी दोस्तों। तो देखिए अपन आगे और चर्चा करते रहेंगे। तो ध्यान रखना भाई, जिस दिन 2050 से लेकर के 2100 वाली क्लास चलेगी ना, उस दिन आपको मैक्सिमम बच्चों को क्या आना है दोस्तों, लाइव आना है, अधिक से अधिक बच्चों को वहां से जुड़ना है दोस्तों। बाकी आप कभी भी आते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो, समय निकाल करके देखो, जब भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। और भी मैं आपको इतनी छूट दे सकता हूं कि जब भी आओ तो ऐसा जरूरी नहीं क्लास प्रारंभ होती आ जाना, लास्ट के 10 मिनट वाली क्लास में तो आई जाना। कम से कम लास्ट की जो 10 मिनट या 15 मिनट की जो क्लास बचेगी उसमें तो आई जाना। जितनी भी चर्चा करेंगे अपन वहां बैठ करके करेंगे दोस्तों। तो मैं मतलब इतना विश्वास कर सकता हूं कि उस दिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव मिलेंगे। जो ऑफलाइन भी देख रहे हैं ना, वो भी इस सूचना को ध्यान से देख ले सर। लास्ट वाली क्लास में आपको अधिक से अधिक आना है। ये देखिए आज का पहला प्रश्न 39वें नंबर की अपनी क्लास है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, ये कह रहा है जोसेफ जे वेबर के अनुसार हमारी कितने प्रतिशत अवधारणाएं दृश्य अनुभवों पर आधारित हैं। यह प्रश्न कह रहा है भाई, एक शिक्षा शास्त्री था जिसका नाम था जोसेफ वेज वेबर। जोसेफ जे वेबर ये कह रहा है कि इसके अनुसार कितने प्रतिशत अवधारणाएं दृश्य अनुभवों पर आधारित है। मतलब हम जो सीखते हैं, जितना हम अनुभव प्राप्त होता है, उसमें से कितना प्रतिशत अनुभव हमें केवल देखने से प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत सुनने से प्राप्त होता है। इन्होंने अवधारणा बताई थी। तो इन्होंने बताया था कि भी दोस्तों 10, 20, 40 या 60। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों सूचना के लिए कि 40% इन्होंने भाग बताया था कि व्यक्ति अपने जीवन में 40% अवधारणाएं जो अनुभव प्राप्त करता है ना, वो किसके द्वारा करता है दोस्तों, देखने से करता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना करता है, देखने से जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 40% होते हैं दोस्तों। सर्वाधिक अंक इसी का है कि सबसे ज़्यादा अनुभव किससे प्राप्त होते हैं, तो देखने से। तो इन्होंने अवधारणा दी थी कि जोसेफ जे वेबर के अनुसार हमारी कितने प्रतिशत अवधारणाएं दृश्य अनुभवों पर आधारित हैं। तो 40% अवधारणाएं दोस्तों किस पर आधारित है, दृश्य अनुभवों पर आधारित है। 40% जो है ना अपन केवल देख करके अनुभव करते हैं अपने जीवन में। यहां जो आपका सही उत्तर निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, सी वाला जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न आ गया। ये सरपंच का विद्यालय में भाषण कराने से क्या लाभ है, आया हुआ प्रश्न भाई। सरपंच का विद्यालय में भाषण कराने से क्या लाभ है। जो लोग बाहरी क्षेत्र से, राजस्थान वाले सब सरपंच को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहरी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं ना, उनको बता दो कि सरपंच जो होता है ग्रामीण स्तर पर मुखिया होता है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि सरपंच का विद्यालय में भाषा कराने से लाभ है। उस सरपंच का क्या होता है कि विद्यालय के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस सरपंच को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। वह हर कार्यक्रम के ऊपर कुछ न कुछ शब्द देते हैं। तो ये कह रहा है कि सरपंच को बुला करके विद्यालय के अंदर जो सरपंच का भाषण कराया जा रहा है वो क्यों कराया जा रहा है, सरपंच के भाषण कराने से हमें क्या लाभ है दोस्तों। तो ये कह रहा है इससे छात्र पढ़ाई से बचेंगे, अध्यापक पढ़ाई से बचेंगे,
विद्यालय समाज के निकट आएगा, यह एक नवाचार होगा। दोस्तों ये कोई नवाचार तो नहीं है, क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और उसको भाषण देने के लिए क्या है, कोई नवाचार नहीं है। छात्र पढ़ाई से बचेंगे, और छात्र को पढ़ाई से बचने के लिए सरपंच को नहीं बुलाया जाए। सरपंच ऐसा तो नहीं रोज आकर के भाषण दे रहा है, किसी एक दिन आएगा विशेष परिस्थिति में, ये भी नहीं होगा। अध्यापक पढ़ाई से बचेंगे, क्या सरपंच के भाषण देने से ऐसा दिन आ जाएगा कि अध्यापकों को ऐसा लगा कि हमें तो पढ़ाना ही नहीं पड़ रहा है, वैसा भी नहीं हो सकता। दोस्तों विद्यालय समाज के निकट आएगा, क्योंकि सरपंच क्या करता है, बिल्कुल समाज के सापेक्ष रहता है, ग्रामीण क्षेत्र पर पूरा मुखिया होता है। वो अपनी प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं जितनी भी करता है उसमें से सर्वाधिक जो करता है वो कहाँ करता है, समाज के सापेक्ष रह करके करता है। और उसी को विद्यालय में बुलाकर यदि सामाजिक गतिविधियों के द्वारा कुछ करवाया जाएगा तो दोस्तों क्या होगा कि इसमें समाज और विद्यालय दोनों क्या आएंगे, आपस में नजदीक आएंगे। दोस्तों तो विद्यालय और समाज की निकटता लाने के लिए सरपंच का विद्यालय में भाषण कराने का सबसे बढ़िया लाभ यही होगा। यहां पे भी जो आपका उत्तर निकलेगा वो सही क्या निकल जाएगा दोस्तों, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही निकल जाएगा। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों, ये इन्होंने एक बात की कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उपयुक्त कथन किसने कहा था कि मूल्यांकन जो है एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, शिक्षा के अंदर मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो निरंतर चलती रहती है। दोस्तों जिससे ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि E.B. वेस्ले, कोठारी आयोग, MP मुफात या जेम्स एमली, ये कह रहा है ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, तो ये परिभाषा दी गई आपके कोठारी आयोग के द्वारा। भाई किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, कोठारी आयोग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा भाग है जो मूल्यांकन की विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता, कि कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। तो मैं पहले नहीं को गोला कर देता हूं दोस्तों, नहीं है ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, मूल्यांकन एकांगी होता है। तो पहले देखिए, पहले जो विशेषताएं हैं उनको पकड़ते हैं अपन। देखिए मूल्यांकन बहुमुखी होता है, बिल्कुल मूल्यांकन एकमुखी नहीं, मूल्यांकन जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, बहुमुखी होता है। मूल्यांकन की विशेषता क्या है, मूल्यांकन बहुमुखी होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य, बिल्कुल जरूरी दोस्तों, बिना, क्योंकि आपने मापन और मूल्यांकन में अंतर पढ़े होंगे, मापन और मूल्यांकन में यदि आपने अंतर पढ़े होंगे तो मापन और मूल्यांकन में आपको अंतर पढ़े होंगे तो मापन और मूल्यांकन में आपने पढ़ा होगा कि मूल्यांकन मापन जो है एक प्रकार की कौन सी मात्रात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, जबकि मूल्यांकन कौन सी है, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों है, ये आपने देखा पढ़ा होगा। मापन मूल्यांकन का एक भाग है, इसको मूल्यांकन का एक भाग भी कहा जाता है, जबकि मूल्यांकन जो है ना इसके अंदर मापन पहले से समाहित रहता है, मापन इसके अंदर समाहित रहता है। अब देखिए ये जो अंतर आपने निकाले थे ना, इसका अक्षेत्र संकुचित होता है, इसका अक्षेत्र व्यापक होता है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर समाहित है। मतलब पहले जब तक, देखिए मान लीजिएगा आपने किसी की परीक्षा ली तो परीक्षा में जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि 100 में से उसके 40 नंबर आए हैं या 100 में से उसके 15 नंबर आए हैं, 100 में से 60 नंबर आए हैं, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक उसकी आप आगे की व्याख्या नहीं कर सकते हो। जब आपको पता चलेगा कि 100 में से 50 नंबर आए तब आप उसकी व्याख्या करोगे ये सेकंड डिवीजन से पास हो गया, द्वितीय श्रेणी से ये पास हो गया। तो मापन जरूरी है, बिना मापन के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन से पहले मापन का होना अनिवार्य, क्योंकि जब तक अंक नहीं मिलेंगे ना तब तक उसकी व्याख्या नहीं कर सकते अपन। तो ये वाली लाइन भी जो होगी दोस्तों क्या होगी, अपने लिए सही होगी कि मूल्यांकन के लिए मापन क्या है, अनिवार्य है, ये भी सही है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, बिल्कुल मापन से जो मूल्यांकन जो क्षेत्र है जो मापन की तुलना में क्या होता है, बहुत ही व्यापक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मूल्यांकन एकांगी है, नहीं, मूल्यांकन बहुअंगी है। मूल्यांकन एक अंग का ना होकर के बहुउद्देश्य है, इसके अंदर बहुत सारे उद्देश्य की जांच की जाती है, बहुत सारी गतिविधियों का पता लगाया जाता है। तो ये एकांगी नहीं है दोस्तों, ये जो है दोस्तों इसको अपन एकांगी नहीं कहेंगे। ये कैसा है आपका मूल्यांकन, तो आपका मूल्यांकन एकांगी नहीं होगा। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये वाली नहीं है, डी वाली जो होगी इसकी विशेषता नहीं होगी। मूल्यांकन एकांगी नहीं होता है दोस्तों, मूल्यांकन एकांगी नहीं होता है। देखिए अगला वाला प्रश्न, घटनावृत्त प्रपत्र है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, घटनावृत्त प्रपत्र। मूल्यांकन की जो गुणात्मक प्रविधियां हैं उसमें एक आता है आपका घटनावृत्त। तो घटनावृत्त भी एक अलग है, किसी भी घटना को लिखना,
क्या कहलाएगा, घटना वृत्त कहलाएगा। आप बचपन में कभी घूमने के लिए गए होंगे, पिकनिक के लिए गए होंगे, तो जैसे पिकनिक से लौट करके आते थे तो घटना वृत्त आपको लिखाया जाता था कि आपको जो घूमने के लिए लेकर के गया आपने क्या क्या देखा, क्या क्या निरीक्षण किया, कौन कौन सी गतिविधि की, आपके अनुभव कैसे रहे उसको लिखिए। ये क्या कहलाता है, आपका घटना वृत्त कहलाता है। बालक भी लिखता है और अध्यापक भी लिखते हैं। अध्यापक भी लिखते हैं कि हम बालकों को घूमने के लिए लेकर के गए थे, उसमें बालकों ने किस किस प्रकार की गतिविधि की, वो भी अपना एक रिकॉर्ड रखते हैं। ये पूछ रहा है घटनावृत्त प्रपत्र है, किस प्रकार का पत्र है, संचय, अभिलेख, एनेक्डोटल, आलेख, रेटिंग स्केल या सभी। दोस्तों यहाँ पे सभी नहीं होगा और रेटिंग स्केल भी नहीं होगा दोस्तों। संचित अभिलेख में तो बालक की हर एक गतिविधि का लिखा जाता है। ये कह रहा है घटनावृत्त लिखा जाता है। इस घटनावृत्त का एक भाग है दोस्तों एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, इस आलेख के अंतर्गत क्या होता है, कोई विशेष प्रकार की घटनाओं को एड किया जाता है। ऐसी घटनाएं जो अचंभित हो गई हो उनको क्या किया जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि वह घटनाएं जो एक प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं हो सकती है, जो हो ही नहीं सकता और वह हो जाए, तो वो कौन सी घटना है, घटनावृत्त किसमें लिखा जाएगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। जैसे आप कबड्डी का कोई टूर्नामेंट करवा रहे हो, आप टीम लेकर के चले गए, मैच खिलवा रहे हो, वहां से जाने के बाद में आपको पता चला कि आपकी टाइम है जो 20 मिनट का टाइम है उसमें से 18 मिनट हो गए हैं और अभी तक आपकी टीम को केवल 2 पॉइंट मिले हैं, वो सामने वाली टीम 25 पॉइंट से आगे चल रही है। तो क्या 2 मिनट में आप 23 पॉइंट को कवर कर पाएंगे, या हारने जैसी परिस्थिति आ गई है पूरी। लेकिन उस वक्त यदि ऐसा कोई बच्चा है जो प्रतिक्रिया करता है और 3 से 4 बार पूरी की पूरी टीम को आउट कर देता है, कबड्डी देने के लिए जाता है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, एक प्रकार की चमत्कारिक घटना करके आपके मैच को जिता दिया। इम्पॉसिबल चीज थी, उसको पॉसिबल बना दिया दोस्तों उस बच्चे ने। अब उसका जो घटनावृत्त लिखा जाएगा ना, वो किसमें लिखा जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। तो घटनावृत्त जो प्रपत्र है वो किस प्रकार का, एनेक्डोटल आलेख को अपन क्या कहेंगे, घटनावृत्त कहेंगे। बी जो होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैं आपको मूल्यांकन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि इसकी प्रविधियां क्या क्या होती है और क्या क्या नहीं होती है। मूल्यांकन में बल दिया जाता है, मूल्यांकन में किसके ऊपर सर्वाधिक बल दिया जाता है दोस्तों, मूल्यांकन में बल दिया जाता है मात्रा पर, मूल्य पर, गुण पर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पहले आपको पता है कि मात्रात्मक मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। मात्रा और गुणों का दोनों को मिला करके क्या होता है दोस्तों, ये मूल्यांकन होता है। और इन्हीं के आधार पर तो मूल्य निर्धारण किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि मूल्यांकन तीनों के ऊपर बल देता है, मात्रा के ऊपर भी देता है, मूल्य के ऊपर भी देता है और गुण के ऊपर भी देता है। यहाँ आपको भले मूल्य समझ में नहीं आ रहा होना, कोई बात नहीं, आप मात्रा और गुण को समझ करके उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मात्रा और गुण दोनों मूल्यांकन के अंतर्गत के मूल्यांकन के एक भाग होते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा क्या आ जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। दोस्तों वास्तविकता में मेरा गला खराब हो गया है और कसम से बहुत से ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ, बहुत इलाज वगैरह भी करवा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी सी ना वो करनी पड़ेगी। देखिए योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष पर एक शिक्षार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है यह पता लगाना। योगात्मक मूल्यांकन के व्यापक को अपन योगात्मक भी कह सकते हैं। अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्रति में कठिनाई अनुभव कर रहा हो। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। ये कह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, एक एक को पढ़ते हैं। पहला ये कह रहा है कि समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है यह पता लगाना, बिल्कुल यह इसका उद्देश्य है। अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड प्रदान करना, बिल्कुल नहीं, अधिगम को सुगम बनाना हो सकता है, ग्रेड प्रदान करना इसका मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अधिगम कैसा हुआ है इसकी जांच करना इसका उद्देश्य है। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्रति में कठिनाई का अनुभव कर रहा हो, यह भी हल्का फुल्का सही हो सकता है। भाई ऐसा बालक जो सारे बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं उनमें से कोई बालक है जो बाकी सारे बच्चे सीख रहे और वही बच्चा नहीं सीख रहा है, तो उसकी कठिनाई का पता लगाना भी, कठिनाई अनुभव कर रहा है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, ये भी नहीं दोस्तों, अगली इकाई से अनुदेशन का नहीं। योगात्मक मूल्यांकन ये दो चीजों में हो सक रहा है, दो चीजों में अपन उलझ रहे हैं। एक तो कह रहा है समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है इसका पता लगाना, एक ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्रति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अब देखो ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो देखो, अब ऐसे ये कह रहा है योगात्मक मूल्यांकन,
तो योगात्मक मूल्यांकन किसी एक विद्यार्थी का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता दोस्तों, सारे बच्चों का एक साथ में हो जाएगा। ये इसमें ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो साथियों के समकक्ष संप्रति में कठिनाई अनुभव कर रहा हो, नहीं, ऐसे एक विद्यार्थी का पता लगाने के मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन नहीं करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन हम ले लेते हैं, उससे जो भी चेंजेस आते हैं वो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही लग रहा है वो ये लग रहा है कि समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है इसका पता लगाना। एक निश्चित समय पर एक बालक ने अधिगम को कितना अच्छा सीखा है, अधिगम कितना उसका अनुभवी हुआ है, अधिगम को कितना बढ़िया तरीके से उसने ग्रहण किया है, इस चीज का पता लगाना क्या कहलाएगा, आपका योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कहलाएगा। यहां पे जो अपन सही करेंगे वो किसको सही कर देंगे दोस्तों, ए वाले ऑप्शन को बिल्कुल यहां पे सही कर देंगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, अगला प्रश्न कह रहा है आपकी समझ में एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है। आपकी समझ से बताना है कि एक अध्यापक के लिए इनमें से कौन सा वाला कौशल सर्वाधिक जरूरी है, कौन सा कौशल सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन देखिए इसका, पहला ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों कि ज्ञान को, बच्चों को ज्ञान की खोज, किसकी खोज भी, ज्ञान की खोज, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों के विषय वस्तु का स्मरण करने की योग्यता, बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। देखो ये कह रहा है कि आपकी नज़र में एक अच्छा अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए। बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना, क्या अध्यापक केवल इतना ही करता है कि एक बालक परीक्षा के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर दे, हालांकि जनरली लोग पे ये सही हो सकता है लेकिन वास्तविकता में सही नहीं है। बच्चों को विषय वस्तु का स्मरण करने की योग्यता, बालकों को क्या कर दे, वो इतने योग्य बना दे कि विषय वस्तु को याद करने लग जाए, क्या केवल यही विशेषता होगी। इन टॉपिकों के आधार पर यह भी थोड़ी कम होगी दोस्तों। बच्चे के लिए सभी सूचना रखना अलग बात है, बालकों को सूचना देना अलग बात है, ये भी नहीं। तो काटने के हिसाब से देखें ए वाला बिल्कुल सही जा रहा है कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, है ना, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना शिक्षक की मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एक अच्छे टीचर के लिए, एक अध्यापक में जो सबसे बड़ा कौशल जो होना चाहिए, कुशलता जो होनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए, वो बच्चों को अन्वेषण के लिए तैयार कर सके, बालकों में खोज प्रवृत्ति के लिए तैयार कर सके, ताकि बालक स्व अध्याय के द्वारा अधिगम कर सके। यह विशेषता होनी जरूरी है। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि भाई आपने ये सब पूछ लिया टीचर ने कि आपकी समझ में एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है, तो जो आप बताओगे वो सही हो जाएगा। आपकी समझ के आधार पर पूछा है लेकिन सही बताना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मेरे समझ से तो ये होना चाहिए तो इसको सही कर दो, वहाँ आपकी समझ का मतलब ये नहीं है, आंसर तो सही ही होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ए सही होगा। ऐसा मत समझ लेना कि मेरी मर्जी से पूछा है तो मेरे हिसाब से तो ये सही है तो फिर सही करो, ऐसा नहीं है। गणित जो है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह प्रश्न क्या कह रहा है, गणित जो है वो किसी भी ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। प्रश्न कह रहा है गणित का जो ज्ञान होता है वह निश्चित तथा ठोस आधार पर होता है, मतलब प्रमाणित होता है, उसके नियम सारे एकदम व्यवस्थित होते हैं, आधार उसका बड़ा मजबूत होता है। ये गणित के किस प्रकृति की ओर इंगित कर रहा है दोस्तों, कठिन, अलंकारिक, आलोचनात्मक। देखो आलोचनात्मक इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है, कठिन के नहीं कह रहा है दोस्तों, ये ठोस आधार कह रहा है, इसका मतलब कठिन नहीं है, अलंकारिक नहीं दोस्तों। ये बात कर रहा है गणित का ज्ञान निश्चित तथा ठोस आधार पर होता है, क्योंकि ये इसकी तार्किक प्रकृति को बता रहा है। गणित का ज्ञान निश्चित इसलिए होता है कि गणित तर्क पर चलती है दोस्तों, इसमें बालक जो कुछ भी सीखता है तर्क करते करते सीखता है, इसलिए यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसका जो आधार होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल मजबूत होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, आपका सी वाला जो उत्तर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा, तार्किक सोच। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। एक गणित की पाठ्य पुस्तक का क्या आवश्यक अंग है, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में क्या जरूरी है दोस्तों। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या उपयुक्त सभी। गणित पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता का आवश्यक अंग है, मतलब ये कह रहा है कि गणित पाठ्य पुस्तक में इनमें से किस चीज को आपको ऐड करनी देनी चाहिए, किस चीज को आपको जोड़ देना चाहिए। अवधारणाओं को स्पष्टीकरण होना चाहिए पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, या अवधारणाओं के अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए, या ये कह रहा है अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या इसके साथ में क्या आ जाएगी आपकी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे इन चीजों में अपन बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, उपयुक्त सभी वाला जो होगा वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये सॉरी सी वाला जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा कि अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। पाठ्य पुस्तक में क्रमबद्धता या स्पष्टीकरण होना जरूरी नहीं है, लेकिन अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना यह पाठ्य पुस्तक निर्माण में आपको सर्वाधिक ध्यान रखना है। सी वाला जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत के प्रकरण के समय प्रकरण में समय सेल पर कक्षा चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, त्योहार का कोई समय चल रहा है, त्योहार चल रहा है, उसके अंदर त्योहार चलते चलते गणित के अध्यापक ने कक्षा 5 में प्रतिशत का जो प्रकरण है, प्रतिशत की जो प्रश्नावली है, उसके अंदर समय सेल पर कक्षा में चर्चा शुरू की कि निश्चित समय पर कितनी सेल है, इसकी चीज के ऊपर चर्चा शुरू की। तो इस प्रकार की चर्चा क्या कहलाती है? अब ये चर्चा क्यों है? अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। क्या ये चर्चा ये कर रही है? कक्षा में गर्मा गर्मी, ना ये वाली गर्मी नहीं, गर्मी, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस करती हैं, माहौल खराब करती हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ये कक्षा में शोर स्तर को बढ़ाती हैं। इसको काट दो। चर्चा हो रही है तो कोई न कोई शिक्षण से संबंधित होगी, माहौल भी खराब नहीं करेगी, ये दोनों काट दो। इन दोनों में से एक सही होगा। ये कह रहा है कि अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं। भाई गणित विषय में चल रही है तो गणित विषय में वाद विवाद बढ़ाना अलग बात है दोस्तों। भाषा की चल रही होगी और वहां पर यदि वाद विवाद की क्षमता बढ़ा रही होती तो हल्का फुल्का अपन समझ लेते हैं। ये बात किसकी कर रहा है? गणित की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा ना, वो क्या निकल जाएगा? सी वाला सही उत्तर निकल जाएगा दोस्तों। कैसे निकल जाएगा सी वाला सही उत्तर? कि ये देखो, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। ये जो चर्चा चल रही है जिसमें सारे विद्यार्थी बात कर रहे तो एक दूसरे के विचारों को क्या करेंगे? वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रोत्साहित करती है, तर्क देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल यहां पे करेक्ट निकल जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर बल देती है, 5 पर बल देती है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? इसमें से गणित विषय के बारे में किसके ऊपर उसने अधिक बल दिया है? कि गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थी की तार्किक गणित योग्यता के लिए सबसे पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। देखो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। क्या एनसीएफ 2005 ने ऐसा कहा कि कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उन्हीं को अपन गणित पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि समानता का अधिकार है, सारे बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी। ये कह रहा है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित में सफलता प्रत्येक, हालांकि समानता का अधिकार, दोस्तों बात आगे ना छिड़की तो बता देता हूं, समानता के अधिकार का सर्वाधिक खंडन अभी इस कोरोना काल के अंतर्गत हो रहा है ना। अपन छोड़ दे, शिक्षा का अधिकार हमारा मूल अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, लेकिन इन सारे अधिकारों का खंडन अभी वर्तमान में हो रहा है। क्योंकि कितना खंडन हो रहा है देखिए, जैसे कि आप मानिए शनिवार रविवार को कर्फ्यू था, शनिवार रविवार के जो कर्फ्यू लगाया गया उसके अंदर भी आप देखिए सैटरडे संडे को बंद कर दिया गया, लेकिन उसी सैटरडे को दिन राजसमंद विधानसभा क्षेत्र है ना, भिलवाड़ा जिले की जो सराड़ा है वहाँ पे, सुजानगढ़, वहाँ पे क्या चल रहे थे? चुनाव चल रहे थे, सब चीज़ें बंद करा दी गई, लेकिन चुनाव बंद नहीं कराया। ये केंद्र से अधिकार का, समानता के अधिकार का खंडन कर रहा है कि जब सारे के सारे लोग समान हैं तो फिर कुछ लोग घर में बंद रहेंगे तो कुछ बाहर क्यों निकलेंगे? दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है, शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा जैसी जरूरी व्यवस्था को बंद कर दिया गया और चुनाव जैसी गैर जरूरी चीजों को उन्होंने लागू करके अनिवार्य कर रखा। यह समानता के अधिकार को क्या करता है दोस्तों? खंडन करता है। आपकी शादी में 50 लोग आते हैं, इसके ऊपर आपको चालान कटाना पड़ता है, लेकिन वही लोग जब भीड़ में उनके नेताओं की रैलियों में आते हैं तब उनको कोई नहीं करती। ये क्या है? समानता के अधिकार का खंडन है। आप 5 लोग चौराहे के पास में खड़े हो, पुलिस वाले आएंगे और आपको ना लट मार के वहां से भगा देंगे, आपको पीटा जा रहा है दोस्तों। वही 5 लोग जब नेता की रैलियों में होंगे तो वही पुलिस वाले उन लोगों की क्या कर रहे हैं? उनकी सुरक्षा कर रहे होंगे। ये किसका खंडन हो रहा है? समानता का खंडन हो रहा है दोस्तों। आप लोगों को अब जागृत होने की जरूरत है, आप लोगों को अब जगने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं। जब हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक इस देश की राजनीतिक व्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। हर मुद्दे पे आपको बोलना चाहिए। पार्टी हमारा लक्ष्य नहीं हो सकती, कांग्रेस बीजेपी सपा आप कोई भी हो, ये अपना लक्ष्य नहीं हो सकती। अपन शिक्षित लोग हैं, हमारा काम है देश को उन्नत बनाना, देश को आगे ले जाना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मार्गदर्शक है, शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो अपन
को सब कुछ बदला सकती है, जो इस देश को एक श्रेष्ठ राष्ट्र में बदल सकती है दोस्तों। तो अपन की धारणाएं बदलनी पड़ेगी, गलत का विरोध करना सीखो। कभी भी आप शिक्षा ऐसा मत समझो कि हम बच्चे हैं तो क्या कर देंगे, सोशल मीडिया पे करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, लेकिन जो देश में हो रहा है ना, जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखो दोस्तों, है ना। किसी भी चीज के लिए जो सही है उसकी प्रशंसा भी करो, लेकिन जो गलत है वो गलत है दोस्तों। तो दोस्तों वर्तमान में सबसे ज्यादा यदि खंडन किसी का हो रहा है, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपसे छीन लिया गया है। शिक्षा का अधिकार क्या है? आपका मूल अधिकार है। आप लोग कोचिंग कर सकते हो, कोचिंग में जाकर बैठ सकते हो, आप समझदार लोग हो, सोशल डिस्टेंस बना करके भी बैठ सकते हो, लेकिन फिर भी आपको घर बैठा दिया गया है। लेकिन दोस्तों शराब के ठेके ना अभी तक खुले हुए, सबसे ज्यादा लाइन वहां पे लगती है, वो बिल्कुल मतलब गंवार लोग हैं जो लाइन बना करके खड़े पास में बैठे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही दोस्तों। यही नेताओं के स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चुनाव करवाए गए वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। समानता के अधिकार का क्या हो रहा है? खंडन हो रहा है। और जब आपका अधिकार आपके हाथों से छीना जाता है, तब यदि आप अगर चुप बैठे रहते हो तो हमसे ज्यादा शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित व्यक्ति इस दुनिया में आपको और कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। मैंने इसके ऊपर एक क्लिप भी जारी कर रखी है, बहुत चल भी रही है, अच्छी खासी वायरल भी है ये दोस्तों। बोलने की हिम्मत रखो, आप शिक्षित लोग हो। तो ये बात कर रहा है भाई गणित चयनित, टॉपिक आ गया तो बता दिया, बाकी आपको पता है मैं ऐसी कोई बात करता नहीं पढ़ाते समय। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। क्यों पढ़ाया जाएगा? सारे बच्चे समान रूप से एक जैसी पढ़ाई जाएगी। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, गणित की जो सफलता है प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है, जो प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थी की तार्किक गणित योग्यता के लिए सबसे पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? पहले उनकी तर्क क्षमता को बढ़ाओ, फिर उसकी परीक्षा लो, ये भी नहीं हो सकता। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग से होगी, नहीं होगी दोस्तों। सब बच्चों के लिए गणित की पाठ्यचर्या कैसी होगी? एक समान होगी। यहां पे जो दिख रहा है, गणित सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को गणित में समृद्ध बनाना है, यह एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था। उसके ऊपर सर्वाधिक बल इस पर दिया गया गणित विषय में। तो दोस्तों यहां पे जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी सही होगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, एनसीएफ 2005 ने इसके ऊपर बल दिया है। ये देखिए एनसीएफ 2005, देखो मैं एनसीएफ 2005 के इतने प्रश्न लाया हूं कि साथ साथ में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एनसीएफ 2005 बढ़ाने वाला हर विषय के बारे में आपको नहीं बताता कि इसमें क्या हुआ और किसमें क्या नहीं हुआ है। कि एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहां महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उपलब्धि से है? यह कह रहा है कि 2005 जो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम रूपरेखा आई थी, उसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि गणित जो है शिक्षण महत्वाकांक्षी और सुसंगत और महत्वपूर्ण है। यहां पे इस महत्वाकांक्षी जो शब्द आया था, इसमें से यह किसको प्रदर्शित करता है? गणित के संकीर्ण उद्देश्य को, गणित के अन्य विषय से जुड़ने को, गणित के अनुप्रयोग को, या गणित के उच्च उद्देश्य को? दोस्तों गणित के संकीर्ण उद्देश्य नहीं हो सकते, गणित के अन्य विषयों से जो महत्वाकांक्षी गणित के अन्य विषयों के साथ में संबंध जोड़ने के लिए पर बल नहीं देता है। अनुप्रयोग की तो बात ही नहीं हो सकती। यहां पे जो सही उत्तर दिख रहा है वो डी वाला है दोस्तों। गणित के उच्च उद्देश्यों की, महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उपलब्धि से है? गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति से महत्वाकांक्षी का तात्पर्य है। यहां पे जो महत्वाकांक्षी का जो संबंध है वो किससे आ रहा है? डी से आ रहा है दोस्तों। यहां पे जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? उपलब्धि परीक्षण के बाद में जो परीक्षण लिया जाता है उसे हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है दोस्तों। इसमें से कौन सा उद्देश्य जो गणित के निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों को, कमजोरी का पता लगाना या ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति का रिपोर्ट भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो ये कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखो उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा। बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना भी इसका उद्देश्य नहीं। 2 काट दो, अब 2 ही बच्चे हैं। बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों की, कमजोरियों को ज्ञात करना और या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। और जबकि इसने पूछ तो ये रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना भी नहीं है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि क्यों देगा निदानात्मक के द्वारा? ये भी नहीं होगा। ये कह रहा बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों को, कमजोरियों, अधिगम के दौरान, ये देखो ये नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है इसने? बच्चों के प्रगति को रिपोर्ट भरना या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, ये दोनों काम तो कभी भी नहीं हो सकते दोस्तों। ऑप्शन कैसे आ गए समझना पड़ेगा इसको। प्रश्न वापस पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा गणित निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? मतलब जिसको हम अपन समस्या का पता लगा रहे हैं, जो परीक्षण ले रहे हैं उसका उद्देश्य नहीं है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना,
क्या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना? नहीं। बच्चों को प्रगति रिपोर्ट भरना? भाई निदानात्मक परीक्षण के द्वारा कौन सा प्रगति पत्र? तो उपलब्धि परीक्षण के आधार पर भरा जाता है। ये दोनों तो वैसे भी नहीं है, तो ये पूछ रहा नहीं है। बच्चों के अधिगम के दौरान कमियों को कमजोरियों का पता करना, यहाँ पे नहीं है दोस्तों, नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा उद्देश्य है यह लिखना पड़ेगा दोस्तों, तब आकर इसका आंसर सही हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों को कमजोरियों का ज्ञात करना। अधिगम के दौरान बालकों में जो कमी रह गई थी उनका पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, या नहीं जो लग गया वो गलत लग गया। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, प्रश्न समझो। प्रश्न यदि गलत है तो उसका उत्तर आप कितनी भी कोशिश कर लो सही नहीं निकलेगा दोस्तों। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? यह आरटीई 2009 के आधार पर प्रश्न है कि किस आयु वर्ग के बच्चों, किस आयु वर्ग के बच्चों का एक अनिवार्य शिक्षा का आधार दिया गया कि इन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। 5 से 15 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 6 से 16 वर्ष, सब लोग जानते हैं। यानी कौन सा भी 6 से कितने वर्ष तक दोस्तों? 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसीलिए 6 से 14 वर्ष के बालकों को कोई भी है ना व्यावसायिक कार्यों के अंतर्गत भी नहीं लगाया जा सकता। केवल 2-3 जगह पे छूट मिली है। तो यदि बालक कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, तो वो अपना कार्य कर सकता है, उसके ऊपर वो रोजगार के अंतर्गत नहीं आएगा। या किसी अपने पिताजी का कोई काम है और वहां पर जाकर यदि वो मदद करता है तो वो भी एक प्रकार का नहीं होगा। बाकी किसी भी जगह पे नौकरी करना एक प्रकार का कानूनी अपराध कहलाएगा। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आरटी 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अरे आरटी 2009 पढ़ेंगे तब आनंद आ जाएगा आपको। इतनी बढ़िया मैं आरटी 2009 पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज है ना। देखा होगा मैं क्लासेस कब भी मैं भी देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना एक शिक्षक का काम है। सारे शिक्षक धाराएं याद करा रहे हैं, कौन सी धारा में क्या है, कौन सी धारा में क्या है, किस धारा में क्या है। अरे पिछले पेपर उठा करके देखो, धारा के कितने प्रश्न आए थे जो धारा याद करनी पड़ रही है। आरटी 2009 में 35-36 धाराएं, सबको याद कर लो। अरे क्यों 36 धारा याद करो जबकि धाराओं के तो प्रश्न भी नहीं आ रहे। जब आ ही नहीं रहे तो उस चीज को क्यों दिमाग में लोड ले लो? पढ़ने का एक तरीका, मैंने कहा ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये ज्यादा जरूरी है। मैं पढ़ूंगा आपको आरटी 2009, आप साथ में जुड़े रहिए, आपको वास्तविकता में आनंद आ जाएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, यदि आपको एक अच्छा गणितज्ञ बनना है, गणित का ज्ञाता बनना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों? सवालों का उत्तर देना, सवालों का उत्तर देने के लिए सवालों का उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, या आप कह सकते हो बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना। ये किसके लिए कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है आपको एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। यदि आपको एक अच्छा गणित का अध्यापक बनना है तो क्या जरूरी होगा? सवालों को उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, ये अच्छा गणितज्ञ व्यवस्था नहीं है। अधिकतर सूत्रों को याद करना, भाई सूत्रों को याद करके आप अच्छे गणितज्ञ थोड़ी बन सकते हो। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी गणित का ये हो सकता है ना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना भी गणित का एक भाग हो सकता है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना, नहीं, इसको भी काट दो अब तो। अब जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना एक अच्छे गणितज्ञ टीचर की व्यवस्था है। गणित की जितनी भी अवधारणा है उनको स्पष्ट करना, उनको समझना और सभी अवधारणाओं के मध्य क्या स्थापित करना है? आपको संबंध स्थापित करना है। यहां पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? आपका डी वाला जो उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। एक बालक के अंदर आपको यदि गणना करने की शक्ति को बढ़ाना है तो किसके द्वारा गणना करने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास करवाना, शिक्षक के शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, सूत्रों को याद करा करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। गणित अध्यापक को क्या करना है? गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ा, किसके द्वारा बालक गणना अधिक कर सकता है? देखिए सूत्रों को याद करा करके तो काट दो, इन दोनों में से सही होगा। संकल्पना को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास करवाना, या शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। दोस्तों गणित एक ऐसा विषय है और विज्ञान दोनों ऐसे विषय हैं जिनको क्रिया के द्वारा सर्वाधिक सीखा जाता है, इसलिए इसका प्रमुख सिद्धांत भी क्या कहलाता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत इन दोनों विषयों का मुख्य सिद्धांत माना जाता है दोस्तों। तो क्रिया करके सिखाना गणित की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये कह रहा है कि गणित अध्यापक बच्चों को गणना करने की शक्ति किसके द्वारा? अलग अलग प्रकार की क्रिया करके गणना द्वारा सिखाया जा सकता है। कई प्रकार की क्रिया होती है, तो इस प्रकार से क्रिया करके भी जो होगा यहाँ पे सही होगा। सिखाया जाता है ना, मेरे पास इतने ये पैसे थे, वहां मैंने दे दिए तो ये दे दिए, तो अब कितने बते वगैरह वगैरह, इस तरीके के सवाल, कुछ गणित सवाल, इतने हाथ में ये है, इस हाथ में ये है, दोनों मिलाकर के कितनी कुछ भी करवा सकता है। बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न,
एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणितीय पाठ्यक्रम, ये कह रहा है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित का पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्य विधि के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणित संकल्पनाओं को कठोर देने वाला होना चाहिए, छात्रों की प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। देखो, सबसे पहले गणित संकल्पनाओं को कठोरता वाला चाहिए, इसको काट दो, ये नहीं होगा। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है। कार्य विधि के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों। प्राथमिक स्तर के बच्चों का गणित का कोई ज्यादा अनुभव नहीं होता है। प्राथमिक स्तर के बाद में बालक धीरे धीरे अनुभव, जैसे पहली कक्षा में बालक विद्यालय आया, दूसरी या तीसरी में पढ़ रहा है तो बाजार के बहुत नहीं के बराबर काम करता है। अनुभव प्राथमिक कक्षाओं के चलते चलते अंतिम वर्ष प्रारंभिक कक्षाओं में जाते जाते पॉपुलर होने लगते हैं दोस्तों, तो ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। इसकी भी सही होने की संभावना कम है। कार्य विधि के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए या छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ये भी नहीं दोस्तों। कार्य विधि के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, मतलब बालक उस उम्र में किस प्रकार का कार्य कर रहा है, किस प्रकार के कार्य को गणित से संबंधित वो कार्य करता है, गणित के कौन कौन से काम वो करता है, उसके आधार पर आपको गणित का निर्माण करना चाहिए, या उस वर्ष के अंतर्गत वो किस किस प्रकार का कार्य करेगा उसके आधार पर आपको निर्माण करना चाहिए। तो कार्य विधि के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ये तीनों नहीं, यहाँ पे भी सही होगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित नहीं होगा दोस्तों। बहुत कुछ समझना पड़ता है दोस्तों प्रश्नों को हल करने के लिए, इतना आसान नहीं है हर प्रश्न को काट करके उत्तर देना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? गणित में किसी के बालक की उपलब्धि कम है, इनमें से क्या कारण हो सकता है कि उसकी उपलब्धि कम है दोस्तों? गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, लिंग या समालिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। देखिए, गणित के स्वरूप और लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता के कारण भी हो सकता है कि गणित की उपलब्धि कम होने का कारण क्या है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता भी वो गणित कम सीख रहा हो, लेकिन ये कह रहा है कि उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण समालिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बालक जिस वातावरण में रह रहा है, जिस संस्कृति में रह रहा है, वहां शायद हो सकता है कि गणित का अच्छा माहौल नहीं है, इसलिए बालक को क्या नहीं मिल रही है, गणित में अच्छी उपलब्धि नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। शिक्षक निर्मित आशु रचित उपकरणों से छात्र में किसका विकास होता है? अध्यापक जो अपने हाथ से उपकरण बनाता है, पढ़ते पढ़ते कक्षा के आसपास की सामग्री को लेकर के या बिल्कुल कम खर्च वाली सामग्री को लेकर तुरंत जिन उपकरणों का निर्माण करता है, ऐसे उपकरणों को कहते हैं अपन आशु रचित उपकरण, है ना। ऐसे उपकरणों से छात्र में किसका विकास होता है? कौशल का, अवबोध का, निदान का या ज्ञान का? दोस्तों, जब अध्यापक आशु रचित उपकरणों का निर्माण करेगा तो बालक के अंदर अवबोध का विकास होगा, बालक अंतर तुलना करना समझ सकेंगे। तो बालक के अंदर किसका विकास होगा दोस्तों? बी। दोनों चीजों में याद रखना। यदि यहाँ पे प्रश्न शिक्षक की जगह पे बालक लगा दें कि बालक आशुरचित उपकरणों का, बालकों के द्वारा आशुरचित उपकरणों का निर्माण करने से बालकों में किसका विकास होता है, तब तो सही उत्तर होगा आपका कौशल का। लेकिन यदि वही आशुरचित उपकरणों का निर्माण यदि अध्यापक के द्वारा किया जा रहा है, तब उत्तर सही क्या हो जाएगा आपका? अवबोध का। यहाँ पे जो सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक निर्मित पूछा है, तो बी वाला उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रस्तावना का मूल आधार है, प्रस्तावना का मूल आधार है विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन। ये कह रहा है कि प्रस्तावना का मूल आधार क्या हो सकता है दोस्तों? क्या प्रस्तावना का मूल आधार अपन किसे कहेंगे? विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन। दोस्तों, प्रस्तावना का मूल आधार आपको भी पता है क्या होते हैं दोस्तों? प्रस्तावना किसके आधार पर होती है? पूर्व ज्ञान के आधार पर होती है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रस्तावना का जो आधार होता है कौन सा होता है? पूर्व ज्ञान। अच्छा, कभी भी आपको पूछ ले भाई पूर्व ज्ञान के अध्यापक को पहले से पता होता है, जो पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न बना लेता है। दोस्तों, अध्यापक को बालक का पूर्व ज्ञान पता नहीं होता है। वो बालक की आयु, बालक का वातावरण, बालक का सामाजिक वातावरण, बालक का सांस्कृतिक वातावरण, बालक की मनस्थिति, इनको देख करके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाता है, बाकी पहले से उसको पता नहीं होता। इसीलिए प्रस्तावना के अंदर गुण आती है कि परिवर्तन के लिए आपको स्थान क्या करना चाहिए? खाली छोड़ना चाहिए। क्योंकि आपने पूर्व ज्ञान के अनुमान लगा करके प्रश्न पूछे और बालक मान लीजिए कि आपका अनुमान गलत लग गया, तो बालक उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, तो आपको तुरंत वापस नई प्रस्तावना बनानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या होगा? पूर्व ज्ञान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी विधि के लिए पूछ रहा है दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि के संबंध में पूछ रहा है। ये प्रजातांत्रिक है, सामाजिक गुण विकसित नहीं करती, प्रयोगात्मक या व्यापारिक विधि, व्यवहारिक है, व्यापारिक नहीं दोस्तों, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक विधि है।
व्यवहारिक विधि है, शिक्षक सबसे सक्रिय रहता है। दोस्तों गणित एक ऐसा विषय है जिसमें शिक्षक भी सक्रिय रहता है। ये तो प्रयोगात्मक और व्यवहारिक विधि भी और प्रजातांत्रिक भी है। ये कह रहा है प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों याद रखना, इसमें गणित विषय के अंदर प्रोजेक्ट विधि का जो काम दिया जाता है, इसमें बालक के सामाजिक गुणों का विकास नहीं होता है। बाकी प्रोजेक्ट विधि दूसरे विषय में किसमें भी दिया जाता है, उसमें बालक के सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये पार्ट गणित शिक्षण के अंतर्गत कह रहा है। गणित शिक्षण का आप प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हो तो बालक का मानसिक और तार्किक विकास होता है, ना कि सामाजिक विकास। यहाँ पे बी सही होगा दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है। इनमें से कौन सी विशेषता है जो गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है। तार्किक, व्यवस्थित, संगठित या अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति तो मेन है, ये तो होगा। संगठित, बिल्कुल गणित संगठन के रूप में है। तार्किक भी होती है। काटने के हिसाब से देखें तो व्यवस्थित वाला उत्तर दोस्तों नहीं होगा, है ना। गणित में कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता है, किसके बाद क्या आएगा ये जरूरी नहीं है, व्यवस्थित कुछ नहीं होता। ये लीजिए अगला प्रश्न, गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोग को भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। ये कह रहा है गणित शिक्षण में किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालक प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरणों के द्वारा प्रयोग करके नियम निकाले जाएंगे। दोस्तों निगमन विधि, प्रयोग विधि, आगमन विधि या समस्यात्मक विधि। यहाँ पे प्रयोग शब्द दे रखा है, इसका मतलब आप प्रयोग विधि को सही मत कर देना दोस्तों। ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव के और उदाहरणों के द्वारा नियम जाता है, तो उदाहरण से नियम की और कौन सी विधि चलती है, आगमन विधि चलती है दोस्तों। जहां बालक प्रत्यक्ष अनुभव करता है, देखता है, देखने के बाद में क्या करता है, वहां पे उदाहरणों तथा प्रयोगों को भली भांति अध्ययन करके नियम का निर्धारण करता है, वो किस में करता है, आगमन विधि में करता है, या प्रयोग विधि मत कर देना, है ना। विज्ञान नहीं पूछा है, ऊपर गणित शिक्षण पूछा है, तो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट लेवल वालों की ज़्यादा दिक्कत आएगी इसमें ना, क्योंकि फर्स्ट लेवल वालों की क्या होगा कि गणित के अंदर ही, इनके अंदर क्या है कि विज्ञान जो है ना पर्यावरण के अंदर ही इंक्लूड कर रखी है। उनको समझ में भी नहीं आएगा पर्यावरण में क्या करें और विज्ञान में क्या करें, क्योंकि विज्ञान की शिक्षण विधि भी आएगी और पर्यावरण की भी आएगी, दोनों एक साथ में आएगी आप लोगों के। तो आप लोगों को थोड़ा प्रश्न को समझना ज़्यादा जरूरी होगा। बाकी सेकंड लेवल में तो क्या होगी, विज्ञान वालों की अलग आएगी, गणित की अलग आएगी। शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीकी है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर लेते हैं। इसमें से बताना है कि शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीकी है जिसके द्वारा बालक अपने शिक्षण की जो जांच है ना तुरंत कर लेते हैं। दल शिक्षण, मौखिक कार्य, निरीक्षक अध्ययन या अभिक्रमित अनुदेशन। तो दोस्तों आपको पता है स्वपुष्टि का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, ये सारे किसके हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के। कई बार इसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। ये भी यही पूछ रहे कौन सी तकनीकी है जिसमें विद्यार्थी उत्तर की जांच तत्काल कर लेता है, अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा। तुरंत उसने दबाया, बटन को दबाया, प्रश्न गलत है तो प्रश्न हट जाएगा और सामने क्या आ जाएगा, उसके कंसेप्ट आ जाएगा वापस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अभिक्रमित अनुदेशन जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। गणित में मंद अधिगम करता विद्यार्थियों को मदद करने का प्रभावी तरीका है वह बालक जो गणित को बड़ी धीरे तरीके से सीखते हैं, अधिगम जो है ना बहुत धीरे धीरे करते हैं। तो उन विद्यार्थियों की मदद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लगातार जांच की जाए, उन बच्चों को आपको रेगुलर तरीके से टेस्ट करना होगा। ऐसे लड़कों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाए, उन सभी को अलग अलग कक्षा में रखा जाए, सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गणित कार्यों में लगाया जाए जिससे उनकी सफलता हासिल हो सके। देखिए लगातार जांच करने से क्या होगा, गणित में उसको सफलता नहीं मिल पाएगी। ऐसे लड़कों को विशेष कक्षाओं में व्यवस्था की जाए, क्यों की जाए भाई, है ना, ये भी तो समानता के अधिकार के खिलाफ है। उन सभी को अलग कक्षा में रखा जाए, क्यों, सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गणित कार्यों में लगाया जाए जिसमें उन्हें सफलता मिलने में हासिल हो। ऐसे कुछ सुनियोजित कार्य होने चाहिए जिसमें गणित का अधिक से अधिक प्रयोग हो और जब गणित का अर्थपूर्ण प्रयोग होता हो। ऐसे कार्यों में उन बालकों को लगा दो तो धीरे धीरे बालक क्रिया करते करते गणित के अंदर उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और उनकी जो गति मंद है ना वो क्या कर देगी, रफ्तार पकड़ लेगी। यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा दोस्तों क्या निकल जाएगा आपका, डी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को एक विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयारी नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। दोस्तों तैयार करने के लिए प्रोत्साहित क्यों होगा, तैयार करना ही चाहिए। कभी कभी क्यों तैयार करना चाहिए, समावेशी कक्षा के लिए तो रेगुलर तैयार करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, नहीं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, एक्टिव रहते हुए उस चीज को तैयार कर देना चाहिए। ये जो होगा बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की मौखिक भाषा का शब्द आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है।
बच्चों की कौन सी भाषा को तय करना है? मौखिक भाषा का शब्द आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है शब्दों को पढ़वाना, प्रश्न का उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। शब्द आकलन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों शब्द पढ़वाना या प्रश्नों का उत्तर पूछना या सुने हुए दोहराने के लिए कहना, या नहीं, सबसे बढ़िया तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करने के लिए कहना। अलग अलग संदर्भ में यदि बालक अलग अलग तरीके से बात करेगा तो बात करते करते क्या करेगा, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करेगा, जिससे आपको समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी, और उस बच्चे का आप आकलन भी क्या कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर की प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? प्रारंभिक स्तर की प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए, प्रारंभिक स्तर की प्राथमिक कक्षाओं के आप बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी बनाओगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें कम पात्र हो, जिसमें वाक्य और घटनाओं का वर्णन शैली चित्रात्मक हो। देखिए छोटी कविता बनाने से, बड़ी कविताओं कहानी बनाने से, अधिक पात्रों वाली कहानी से, कम पात्रों वाली कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो वाक्य है या वाक्य और घटनाओं का जो वर्णन है वो कैसा होना चाहिए, चित्रात्मक शैली में होना चाहिए। उसकी शैली कैसी होनी चाहिए, चित्र के रूप में कहानी प्रदर्शित होनी चाहिए। तब जाकर के ये प्राथमिक कक्षा या प्रारंभिक कक्षा वाले बच्चे होंगे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। आपका जो सही उत्तर निकलेगा यहाँ पे क्या निकल जाएगा दोस्तों, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। इकाई योजना के गठन का आधार है। इकाई योजना के गठन का आधार क्या है? छात्रों की सुविधा, उद्देश्यों की प्राप्ति, विद्यालय की व्यवस्था या शिक्षकों की आवश्यकता। दोस्तों छात्रों की सुविधा के लिए इकाई योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, और नहीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपन पाठ योजना का निर्माण करते हैं। विद्यालय की व्यवस्था के लिए इकाई योजना का बनाना भी जरूरी नहीं है। शिक्षकों की आवश्यकता, बिल्कुल सही है दोस्तों, इकाई योजना का निर्माण शिक्षक अपनी आवश्यकता के लिए करता है। सही उत्तर जो होगा क्या हो जाए, शिक्षकों की आवश्यकता। इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? जो मॉरिसन माना जाता है दोस्तों। और इकाई योजना का मुख्य महत्व भी यही है कि शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार तैयार करता है कि मुझे किस किस भाग को कैसे कैसे जोड़ते हुए पढ़ाना है। तो यहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता होगी। डी वाला जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, मूल्यांकन संबंधित है। इनमें से मूल्यांकन किससे संबंधित है? व्यक्तिगत गुणों से, विषय के ज्ञान से, अभिरुचि से, या उपयुक्त सभी से। देखो व्यक्तिगत गुणों से, गुणों का भी मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही है। विषय के ज्ञान से तो बिल्कुल ही है, अभिरुचि तो है ही है, तो मतलब तीनों से संबंधित है दोस्तों। अभिरुचि का पता भी लगाया जाता है, विषय का ज्ञान भी लगाया जाता है, और व्यक्ति के गुणों का भी पता किया जाता है। तो मूल्यांकन तीनों से संबंधित है। उपयुक्त सही सभी है, उसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें भी डी सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण करवाने की विधि है। माध्यमिक स्तर पर यदि आपको कविता शिक्षण करवाना है तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी रहेगी? प्रश्नोत्तर, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली या समीक्षा प्रणाली। देखिए व्यास प्रणाली भी ये कह रहा है माध्यमिक स्तर पर, व्यास प्रणाली भी माध्यमिक स्तर पर अच्छी हो सकती है दोस्तों, लेकिन माध्यमिक स्तर पर कम। उच्च स्तर पर व्यास प्रणाली और अच्छी हो सकती है। माध्यमिक स्तर पर सही रहेगी आपकी समीक्षा प्रणाली। समीक्षा करते हुए पढ़ना, इसका गुण क्या है, दोष क्या है, इसकी समीक्षा करते हुए पढ़ना, वो कौन सी प्रणाली कहलाएगी आपकी? ये डी वाली जो होगी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी डी। आज क्या बात है, डी विशेष है क्या? ये पूछ रहा है कविता के गुण दोषों का विवेचन करके उसके यथार्थ रूप का अंकन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? यानी कि कविता के गुण दोषों का, गुण एवं दोषों का विवेचन करके उसके यथार्थ रूप का अंकन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? अर्थबोध, समीक्षा, व्याख्या या व्यास। दोस्तों केवल गुण और दोषों का पता लगाना होगा, गुण और दोषों की अगर व्याख्या करनी हो तब तो अपन करते व्याख्यान विधि के द्वारा। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ अलग पूछा है कि कविता के गुण दोषों का विवेचन करके उसके यथार्थ रूप का अंकन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों आपके समीक्षा प्रणाली के द्वारा। पहले जब मैंने ये प्रश्न करवाया था तब बहुत सारे बच्चों के डाउट आए थे, इसलिए मैं ये प्रश्न वापस लेकर के आ गया दोस्तों। वो प्रश्न अलग था, ये प्रश्न अलग है। प्रश्नों की भाषा समझिए फिर डाउट लाइए, दोनों में अंतर है। आपने क्या, आपके अंदर क्या दिक्कत हो रही है कि आपने, मैं जैसा प्रश्न करवा रहा हूं उसके संबंधित लगभग मिलता जुलता प्रश्न यदि कहीं पढ़ रखा होगा और आपको उसका उत्तर याद होगा ना, वही उत्तर आप यहां लगाने की कोशिश करोगे। दोस्तों यहां प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कविता के गुण दोषों का विवेचन करके, वहां मैंने पूछा था कि केवल व्याख्या, गुण दोषों की व्याख्या करने के लिए, कविता विता कोई शब्द नहीं था, तो वहां पे अपने व्याख्या सही माना था। यहां पे जो सही होगा वो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? समीक्षा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जो होगा बिल्कुल उत्तर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं, देखो मुझे गलत करवा के, मैं क्या फेल करवाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं आपको, मेरा लक्ष्य भी तो आपको रीड क्लियर करवाना है ना दोस्तों। तो मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करता हूं, इसकी मैं बहुत आपसे भी ज़्यादा ध्यान मैं रखता हूं कि कोई गलत प्रश्न नहीं आ जाए। फिर भी कोई आता है तो मैं वीडियो देखता हूं, अपन डाउट क्लास भी लगाते हैं। 2100 प्रश्नों के बाद में एक और डाउट क्लास लगा देंगे, आपके जितने भी कलेक्शन हो रहे हैं उनको वापस मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं होगी।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्रमिक प्रक्रिया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्रमिक प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? मापन, मूल्यांकन, उद्देश्य या अनुभव। क्रमिक प्रक्रिया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्रमिक प्रक्रिया दोस्तों मूल्यांकन है। मूल्यांकन जो होता है क्रम के साथ में होना चाहिए। जैसे क्रमिक प्रक्रिया में उद्देश्य तो आ गई है कि बिना उद्देश्य के निर्माण से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्रमिक प्रक्रिया हिसाब से देखा जाए तो उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य से क्रमिक प्रक्रिया, उद्देश्य के क्रम में आपको पढ़ाना है। लेकिन इससे भी ज्यादा मूल्यांकन है दोस्तों, बार बार पढ़ा करके आपको क्या लेना है? मूल्यांकन है। ये क्रम से चलता है। उद्देश्य निर्माण हो गए, मूल्यांकन लो, उद्देश्य निर्माण हो गए, मूल्यांकन लो, शिक्षण हुआ, मूल्यांकन लो, 5 पाठ पढ़ा दिए, मूल्यांकन लो, बहुत सारे उद्देश्य पढ़ा दिए, वापस मूल्यांकन लो। तो क्रमिक प्रक्रिया यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? आपकी मूल्यांकन वाला सही हो जाएगा। किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देख करके, सुन करके, पढ़ करके या कार्य करके। किसी भी चीज को कुशलता की यदि आपको प्राप्ति करनी है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देख लो, सुन लो, पढ़ लो या स्वयं कार्य करके देख लो। सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है स्वयं करके सीखना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही होगा। कविता शिक्षण का उद्देश्य है, इसमें से कविता शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, रुचात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। दोस्तों देखिए, कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य? ज्ञानात्मक पक्ष को भी बढ़ावा देता है, कौशलात्मक, कविता पढ़ोगे तो कौशल की भी होगी, और रुचात्मक उद्देश्य भी होगा। यहां पे भी सही होगा, क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी, नो डाउट। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, यह प्रश्न थोड़ा अच्छा आया। ज्ञानात्मक उद्देश्य है शब्द योजना का ज्ञान कराना। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शब्द योजना का ज्ञान कराना, मूर्त अमूर्त का ज्ञान कराना, जड़ चेतना विधानों का ज्ञान कराना या उपयुक्त सभी। देखो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? शब्द योजना का ज्ञान कराना भी ज्ञानात्मक उद्देश्य है, मूर्त अमूर्त का ज्ञान भी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर होता है। जड़ दोनों में होता है तो उपयुक्त सभी वैसे भी कर दो। जड़ चेतना का ज्ञान कराना भी ज्ञानात्मक उद्देश्य ही कहलाएगा। यहाँ पे भी आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों। कविता के विचारों को समझने के लिए, कविता के विचारों को समझने के लिए क्या जरूरी है? रस पाठ, सस्वर पाठ, बोध पाठ या विचार सौंदर्य। दोस्तों यहां बात इसने समझने की कर दी है। समझ दोगे कब? जब बोध पाठ करोगे। बोध का मतलब ही समझना होता है, समझ समझ करके पढ़ना। तो रस पाठ, सस्वर पाठ या विचार सौंदर्य नहीं। कविता के विचारों को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है आपका? बोध पाठ जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखिए अगला प्रश्न, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि करना, तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित करना या उपयुक्त सभी। गद्य शिक्षण का देखो, ये देखो गद्य शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना, तार्किक चिंतन योग्यता का विकसित करना। देखो सामान्य उद्देश्य की बात की, तीनों के तीनों उसके सामान्य उद्देश्य है। गद्य शिक्षण से शब्द भंडार की भी वृद्धि होती है, ज्ञान के क्षेत्र की भी वृद्धि होती है और बालक तर्क चिंतन की योग्यता भी विकसित होती है। यहाँ पे भी आपका डी सही हो जाएगा। आज तो डी गजब कर रहा है भाई। ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? उपयुक्त सभी है ना, ये समझ गए होंगे आप, है ना। ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? उपयुक्त सभी, अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियां या सत्यापन। देखो खोज करने की विधियां और सत्यापन, नियम सिद्धांतों का निरूपण करना यह तो जरूरी है, इसी से आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। अवधारणा का बनना भी जरूरी है, दोनों सही है तो उपयुक्त सभी वैसे सही होगा। यहाँ पे क्या होगा? अनुभव। इस बार भी सही तो उपयुक्त सभी हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी सही न होकर के क्या सही हो रहा है आपका? ए सही हो रहा है। एमपी वाले कुछ तो फायदा करते हैं अपने लिए। कल्पनात्मक प्रश्न पूछने से बालकों के, जो आप कल्पना के प्रश्न पूछते हो, कल्पना आधारित जो प्रश्न पूछते हो, तो बालकों में रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, सक्रिय रहते हैं या निष्क्रिय रहते हैं। दोस्तों काल्पनिक प्रश्न पूछने से बालक में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों होता है। बालकों को काल्पनिक प्रश्न पूछने चाहिए। काल्पनिक प्रश्न से बालक में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये कल भी अपन ने क्लास, कल या परसों की क्लास में भी इसके ऊपर अपन ने बहुत सारा विधिवत चर्चा की थी। तो सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए काल्पनिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। बालकों का मानसिक विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? गहन अध्ययन,
तर्क चिंतन, रुचि या जिज्ञासा। दोस्तों गहन अध्ययन, रुचि और जिज्ञासा ये ठीक है, लेकिन मानसिक विकास सर्वाधिक किससे होता है? तर्क और चिंतन करने से। तर्क चिंतन करने से मानसिक क्रियाएं सर्वाधिक सक्रिय रहती है, सर्वाधिक काम करती है। इसीलिए कहा जाता है ना, गणित के द्वारा बालकों का मानसिक विकास अधिक होता है, क्योंकि बालकों को सर्वाधिक गणित के अंदर ही तर्क चिंतन करने का मौका मिलता है, अवसर प्राप्त होते हैं। तो मानसिक विकास के लिए आवश्यक है तर्क एवं चिंतन। यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, चिंतन का साधन है, किसके द्वारा बालक चिंतन कर सकता है? प्रत्यय, भाषा, संकेत या सभी? देखो प्रत्यय को देख करके भी आप चिंतन कर सकते हो, मतलब प्रत्यय आपकी आंखों के सामने चलता हो सोचते सोचते। भाषा तो चिंतन का मुख्य आधार है दोस्तों, है ना। संकेत, संकेत के द्वारा भी चिंतन कर सकते हो, सभी सही होगा। चिंतन का साधन, यदि चिंतन का मुख्य साधन पूछता ना, तब उत्तर सही भाषा हो जाता। यहाँ पे भी डी सही हो जाएगा, फिर से उपयुक्त सभी। आज क्या कर दिया भाई, डी वाले प्रश्न। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसमें से चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशिक क्रियाएं या भाषा? भाषा तो सर्वाधिक जरूरी है, क्योंकि भाषा के बगैर तो आप चिंतन कर ही नहीं सकते हो। चिंतन का जो आधार है वही क्या है? भाषा है। प्रतीक एवं चिन्ह भी जरूरी है और चित्र भी जरूरी है। मांसपेशियों की क्रियाएं यहाँ पे कम होगी। तर्क चिंतन केवल मस्तिष्क से होता है, मांसपेशियां यहाँ पे कोई काम नहीं करती। तो सी ये करती तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आवाज के लिए क्षमा दोस्तों, है ना। आवाज मेरी पता है बहुत दबी हुई आ रही होगी, बहुत अजीब सी आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी गोली लेता हूँ पढ़ाने के लिए ना, आते टेबलेट लेकर के पढ़ा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आवाज़ की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दो ही समस्या है जो मुझे पढ़ाने के लिए रोक रही है दोस्तों। एक तो मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल पा रही है, क्योंकि बोल बोल के पता नहीं गले के क्या हो गया। दूसरे पता नहीं इन पाँवों के क्या हो गया कि मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता है। मैं आधे घंटा भी यदि खड़ा रह जाऊँ तो पाँव ऐसे हो जाते जैसे अब मैं गिरने वाला हूँ, अब मेरे से पाँव नहीं संभलेंगे, ऐसी परिस्थिति हो गई है। इसीलिए मैं ज़्यादा क्लासें नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब दिन भर। अब क्या पता नहीं ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ पूर्ण रूप से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बैठे मैं घंटा पढ़ा लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मैं खड़े नहीं रह पा रहा हूँ। अभी ये क्लास भी चल रही है, मैं आपके चलते चलते बहुत बार पाँव को ऐसे झटके मार रहा हूँ, राउंड दे रहा हूँ कि वापस बैलेंस बने, लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अब जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये नवरात्रि जो अब खत्म हो रही है ना, खत्म होते आपकी क्लासों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। छात्र राजस्थान की स्थल आकृतियों को देख सकता है। छात्र को यदि आपको राजस्थान की स्थल आकृतियों को दिखाना है तो वो किसके द्वारा देख सकता है? चार्ट के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, ग्रामोफोन के द्वारा। देखो ग्रामोफोन और रेडियो ये दोनों प्रकार की कौन सी सामग्री है? श्रव्य सामग्री, यहाँ से देखा नहीं जा सकता, दोनों को काट दो। राजस्थान की स्थल आकृतियों को देखना है तो चार्ट के द्वारा या टेलीविजन के द्वारा? सबसे बढ़िया तरीका तो रहेगा तो टेलीविजन के द्वारा। बालक टीवी के अंतर्गत राजस्थान की समस्त स्थल आकृतियों को आराम से देख सकता है, चार्ट पर इतना नहीं देख सकता, क्योंकि टेलीविजन पर देखने में समझने की क्षमता भी अच्छी बनती है। तो सी जो होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा, चार्ट द्वारा नहीं होगा। कंफ्यूजन क्लासेस में, डाउट क्लासेस में ये प्रश्न मत डाल देना। निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी सामग्री जो प्रक्षेपित नहीं है? प्रक्षेपित मतलब इसका प्रक्षेपण किया जा सके। फिल्म खंड, स्लाइड, कंप्यूटर या फिल्म? दोस्तों फिल्म, स्लाइड और फिल्म खंड ये तीनों होते कहीं और जगह पे, दिखते कहीं और जगह पे। कंप्यूटर जहां होता है वहीं दिखता है, यह प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे माना गया है? प्रोजेक्ट मेथड का फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड्स किसे कहा गया है? किलपैट्रिक, अरस्तु, प्लेटो या मेंकलो? तो दोस्तों आपको पहले पता है कि प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है? किलपैट्रिक है, इसीलिए ना किलपैट्रिक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। किसे कहा जाता है? किलपैट्रिक को कहा जाता है। ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण किसमें किया जाता है? वार्षिक योजना में, पाठ योजना में, मूल्यांकन में या उपयुक्त सभी में? दोस्तों वार्षिक योजना में सामान्य उद्देश्य का निर्माण किया जाता है। पाठ योजना के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करते हैं। आपने पाठ योजना बनाई होगी ना, वहां लिखा होगा आपने विशिष्ट उद्देश्य, सामने लिखा होगा व्यवहारगत परिवर्तन। तो विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण पाठ योजना में किया जाता है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका बी होगा, क्योंकि पाठ क्या है? विशेष है। सामान्य का मतलब सारे लोगों के लिए। वार्षिक योजना जब बनती है सारे विषयों के लिए, सारे बच्चों के लिए एक जैसे उद्देश्य बनते हैं, लेकिन जब शिक्षण व्यवस्था बनती है तो किसी एक कक्षा के, एक विषय के, एक पाठ के, किसी एक भाग के लिए विशेष उद्देश्य का निर्माण किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। ये देखिए आपका आज का लास्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है आपको व्यवहारगत परिवर्तन अपेक्षित है।
व्यवहारगत परिवर्तन अपेक्षित है। व्यवहारगत परिवर्तन किसके द्वारा अपेक्षित है? व्यवहारगत परिवर्तन किससे अपेक्षा रखता है? सामान्य उद्देश्यों पर, कक्षा उद्देश्यों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर या प्राप्य उद्देश्यों पर? दोस्तों सामान्य उद्देश्यों पर नहीं, नहीं कक्षा उद्देश्य पर, नहीं शिक्षा उद्देश्यों पर, प्राप्य उद्देश्यों पर आधारित है। व्यवहारगत ये सही दोस्तों, ये एक ही चीज है, शिक्षण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, ये तीनों चीजों एक है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि व्यवहारगत परिवर्तन किससे होता है? विशिष्ट उद्देश्य से होता है, और उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को हम क्या कहते हैं? प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। यहाँ पे जो सही होगा आपका डी। आज तो मजा आ गया आपके ना, डी वाले जो प्रश्न है ना सर्वाधिक निकले थे। तो ये थी दोस्तों आज के अपने 50 अंकों की क्लास। जारी रखेंगे, इससे भी आगे बेहतर से बेहतर मैं 50 प्रश्न लेकर के आऊंगा, जिससे आपका तैयारी और अच्छी हो गई। यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। अपनी पढ़ाई को कमजोर मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को और अच्छी करिए। ये जो आपको समय का मौका मिला है इसका सदुपयोग करिए, आलस में मत गुजारिए दोस्तों। अपनी मेहनत को थोड़ा सा और रंग लाइए। मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं कि धीरे धीरे आप निष्क्रिय होते जा रहे हो। मत ये दोस्तों, सक्रियता बनाए हुए रखिए। ये जंग है, जीतनी है ना। इसके लिए ये रीट की सीट निकालनी है, तो निष्क्रिय नहीं होना है। जितनी भी डेट आगे बढ़ जाए, अपन की तैयारी वही रहनी चाहिए जिस दिन अपने ये लक्ष्य बना करके तैयारी की थी कि मुझे रीट में सिलेक्शन करवाना है। तो कितने ही दिन बढ़े, तैयारी तो अपनी वही रहनी चाहिए, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने भी, है ना, कितने दिन तक अपने चित्तौड़ के सामने ना डेरे डाल करके रखे थे। तो फिर रतन सिंह ने क्या किया था? निष्क्रिय थोड़ी हो गया था, बैठे थोड़ी रहता। युद्ध की तैयारी तो चल ही रही थी। जिस दिन होना होगा उस दिन हो जाएगा। तैयारी बंद नहीं होनी चाहिए, तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अपने आप को, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि कोरोना महामारी बहुत व्यापक रूप से चल रही है, तो इसके लिए अपने आप का ध्यान रखें, मास्क पहन करके रखें। घर से बाहर कहीं पर भी जाए तो सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए घातक बन सकती है दोस्तों। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने तैयारी को मजबूती देते रहें। मिलते हैं अगली बार ऐसे नए 50 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए भाई राधे राधे।